Hello students, welcome back. In the last class we have seen you were given two questions to complete. I hope आप लोगों ने complete किए होंगे और हमारा जो टॉपिक था that was resource and development. हमने अभी तक हमारे रिसोर्स टॉपिक को कवर कर लिया है. रिसोर्स प्लानिंग हो गया है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया है. Then we saw why we need to conserve resources. Then the another part was land as a resource. Then we saw a few reasons for land degradation and how to conserve it. These two were the questions given to you. Now we shall proceed with the chapter and questions that we have to discuss. Before we proceed, I request each one of you to do subscribe and press the bell icon button so that you get the notification of the latest videos. Okay, so the question was, explain how different regions of India face different cause of land degradation. देखिए, whenever you attempt a question, always remember look for a word that you know very well. For example, अब देखो टॉपिक क्या पूछ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन पूछ रहा है. तो हो सकता है आप लोग ये सोचे तो सर क्या हम हमारा आंसर इस वर्ड पे निर्धारित कर दें. तो आप निर्धारित करें या ना करें, लेकिन इससे एक बात हो सकती है कि आप अपने आंसर को प्रोसीड कर सकते हैं. प्रोसीड जैसे मान लो आपको लग रहा है कि हमें आंसर कैसे लिखना स्टार्ट करना है, तो आप चाहें तो लैंड डिग्रेडेशन को डिफाइन कर सकते हैं. आप कोशिश कर सकते हैं अपने आंसर को स्टार्ट करना कि आप पहले लैंड डिग्रेडेशन डिफाइन कर दें. अब आपको पता है लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है. सर कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड, जिसकी वजह से लैंड रिवाइव नहीं हो पाता या रिफ्रेश नहीं हो पाता, रिचार्ज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है. तो हम इस आंसर को प्रोसीड कर सकते हैं ऐसे, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन. आप अपना आंसर प्रोसीड कर सकते हैं, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है. Then we can mention the factors affecting land degradation. हमें पता है माइनिंग, डिफोरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन एंड ओवर ग्रेजिंग आर दी फ्यू इंपॉर्टेंट. अब ये जो है आप चाहे ये मान लो या ये मान लो, थोड़ा सा मार्कर ऊपर नीचे हो जाता है. अब देखिए यहाँ पे जो ओवर इरिगेशन है, अब ओवर इरिगेशन और साथ के साथ ग्रेजिंग, ये कुछ चार फैक्टर्स हैं. आप चाहें तो इनको डिफाइन भी कर सकते हैं. अब देखो हमें पता है जब हम माइनिंग ज़्यादा करते हैं तो माइनिंग की वजह से जो भी हमारा लैंड है, आप क्या करते हो वहाँ से वो मिट्टी हटा देते हो या फिर जो भी आपने उसको डिग किया उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है आप उसको साइड में रखते हैं. अब हो सकता है कि जहाँ से आपने माइन किया वो तो खराब किया ही किया, लेकिन उसके बाद जहाँ पे आप डंप कर रहे हैं जिस लैंड पे, वो भी खराब हो रहा है. इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन तो सबको पता ही है कि सर पेड़ों को काटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, उससे लैंड डिग्रेड होता ही है. जो रूट्स हैं वो हो सकता है कि सॉइल को होल्ड करके रखते अगर वो पेड़ वहाँ होते, लेकिन हमने काट दिया तो वो लूज हो चुकी है, जिसकी वजह से जो भी हमारे एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, हवा हो गई, पानी हो गया, एनिमल्स हो गए, हम हो गए, हम सब उस सॉइल को इरोड कर देते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम अब स्पेसिफिक हो सकते हैं. हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के अंदर जो डिफॉरेस्टेशन है किसकी वजह से है, माइनिंग की वजह से. अब देखो जिन स्टेट्स में माइनिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उस लैंड की क्वालिटी कैसी होगी, ख़राब होगी. अब आपको ये स्टेट्स के नाम याद रखने, हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको यही पूछा जाए कि एक किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का नाम दे दिया, जैसे मान लो एमपी का दे दिया, छत्तीसगढ़ का दे दिया, झारखंड का दे दिया या उड़ीसा का दे दिया, तो आपको दिमाग में रखना है कि इन एरियाज में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं तो माइनिंग ज़्यादा होती है. तो आंख बंद करके आप माइनिंग को टिक कर सकते हैं. इसके बाद आप चाहें तो पंजाब एंड हरियाणा के बारे में बता सकते हैं. हम सब पंजाब हरियाणा को जानते हैं, वीट बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है या फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है. तो आप यहाँ पे इनको समझ सकते हैं कि अगर खेती ज़्यादा होती है तो पानी भी तो ज़्यादा यूज़ होगा कि नहीं होगा, और पानी जहाँ यूज़ होगा वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक्सेसिव पानी के साथ हो सकता है कि वॉश आउट हो जाए, इसलिए वहाँ पे लैंड डिग्रेड हो जाता है. इसके अलावा एक रीज़न और है, दैट इज़ ओवर ग्रेजिंग. अब जिन स्टेट्स में थोड़े बहुत एरियाज बचे हैं जहाँ पे घास ही घास है, अब वहाँ पे सिर्फ आप ग्रेजिंग करवा रहे हैं तो उससे भी लैंड डिग्रेड होता है. ये आपको मेंशन करना है. ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, आपको याद रखना है. एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्कोर गुड मार्क्स. लास्ट में एडिशनल पॉइंट्स हैं, सीमेंट इंडस्ट्री एंड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज हैव आल्सो एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. अब देखो आपको लग रहा होगा सर सीमेंट इंडस्ट्री कैसे. सीमेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया और इन एनी कंट्री. मान लो आप सीमेंट इंडस्ट्री जो होती है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती है. अब होता क्या है, इसका जो डस्ट है
अगर वो हवा में उड़ता रहेगा तो आप सोचिए बेचारे जो इंसान उसके आसपास रह रहे हैं उनको कितने लंग डिजीज हो रहे होंगे। अगर इंसानों को हो रहे तो बेचारे जानवर कौन से बच जाएंगे। तो आप समझिए सीमेंट इंडस्ट्री की वजह से जो डस्ट पार्टिकल का एक लेयर लैंड पे बनता है वो ना तो पानी को नीचे जाने दे रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो ही नहीं रही है। इसके साथ साथ जो भी वेस्ट जनरेट होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्री से वेस्ट जनरेट नहीं होता, आप बहुत सारे लोग हैं जो उस वेस्ट को ट्रीट किए बिना ही लैंड पे डंप कर देते हैं और वो लैंड क्या हो जाता है, वेस्ट लैंड हो जाता है और वो लैंड डिग्रेड हो गया। अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, आपको याद हो तो ये कुछ इतने सारे पॉइंट्स। अब देखो हो सकता है कि आपको इन 6 में से कोई 5 याद रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आंसर को प्रोसीड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन दिया, कुछ फैक्टर्स बताए, इन फैक्टर्स को डिटेल में लिखा आपने, ये ही आपका एक आंसर बन सकता है। जिन बच्चों ने कोशिश की थी लिखने की, वेल एंड गुड, नहीं की है तो आप यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि आपको सजेशंस देने थे कि हम लैंड डिग्रेडेशन को कैसे बचाएं। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी हमने फैक्टर्स बताए थे, रीजंस बताए थे लैंड डिग्रेडेशन होने के, हम चाहें तो उसके अपोजिट पॉइंट लिख के भी अपना आंसर बना सकते हैं। आप एग्जाम में इतना टेंशन ना लें, आपको अगर सोल्यूशन याद है तो आप चाहें तो प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम्स याद है तो सोल्यूशन भी बता सकते हैं। अब हाँ, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स पता है कि सर माइनिंग ज़्यादा है तो माइनिंग कंट्रोल कर लो, ग्रेजिंग ज़्यादा हो रही है ग्रेजिंग को मैनेज कर लो, आप चाहें तो डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है सर रोको, लॉज बनाओ, जो हमारी सर्विलियंस टीम है उनका सर्विलियंस बढ़ाओ, वो लोग पनिश करें लोगों को ज़्यादा सर्विलियंस में रखोगे तो लोग कम करेंगे। जब फाइन लगाए जाएंगे, लॉस होंगे, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं अगर हमने ऐसा किया तो वी माइट हैव टू फेस सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको सजेशन देने हैं लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको रोके कैसे। अब लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो लैंड डिग्रेडेशन डिफाइन कर सकते हैं आप पहले तो, या ये भी कर सकते हैं, ये बता दें कि लैंड सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। बेसिकली आपको लैंड का इंट्रोडक्शन देना है कि लैंड क्या है, एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। आप चाहें तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसीलिए हमें इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। लेट्स प्रोसीड विद द आंसर। अब आप देखेंगे लैंड बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स वी नीड टू कंजर्व इट। अब देखो अगर हमारे को पता है हमें कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें इसको कंजर्व करना ही होगा। अब इसके बाद जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमने कवर किए थे इससे पहले वाले टॉपिक में जो हमने पढ़ा था। अब यही हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखिए एफोरेस्टेशन है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग है, शेल्टर बेल्ट्स हैं। देखिए शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, आप अगर कंटिन्यूअस पेड़ों की लाइन लगा दे बाउंड्रीज पे या बीच में तो होगा क्या, जो सॉइल है ना अपने फार्म की या जो भी, वो वहीं पे होल्ड बना के रखेगी, तो इससे हमारी लैंड जो है वो प्रिजर्व हो सकता है। अब यही पॉइंट आप सॉइल इरोजन वाले क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। नेक्स्ट हमारा जो आज अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सॉइल। अब देखिए जैसे अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर लैंड और सॉइल में कोई फर्क है क्या। देखिए लैंड एक बहुत ही बड़ा एरिया हो जाता है, सॉइल अलग अलग हो सकती है। जैसे इंडिया का जो लैंड मास है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है सर, बहुत बार पढ़ा है हमने, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो क्या हमारे पूरे इंडिया में सेम सॉइल है? नहीं ना, हर सॉइल वेरी करती है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब हो सकता है जहाँ पे वो लोकेटेड है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हो सकता है वहाँ पे पानी ज़्यादा हो, या कौन से न्यूट्रिएंट्स कहीं पे ज़्यादा है कम है, तो हम देखते हैं ये टॉपिक पढ़ के। अब सॉइल एज ए रिसोर्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आप चाहें तो ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सॉइल हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें खेती करते हैं। बिल्कुल एकदम सही है, हमारे जितने भी प्लांट्स का ग्रोथ का मीडियम है वो सॉइल पे ही पॉसिबल है। अगर सॉइल ही सारी खराब हो गई तो हम हमारे इकोसिस्टम को कैसे प्रिजर्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सीरियस कंसर्न्स की वजह से आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग भी समझें कि सॉइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे अगर हम समझें, स्टार्ट करें हमारे टॉपिक को, सॉइल देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अब इस लाइन के बाद जब आप पढ़ेंगे कि ये मीडियम है ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। अब सबसे स्मार्ट और सबसे याद रखने वाली बात जो है वो ये,
इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। अब समझ में आया कि क्यों हम इस सॉइल को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि भाई इसको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, 10 लाख साल। अब आप ये सोचिए कि अगर किसी चीज़ को बनने में इतना टाइम लग रहा है और अगर हम उसे खराब करते जाएंगे तो क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि सर सॉइल हमें सच में बचानी चाहिए क्योंकि सॉइल को बहुत टाइम लगता है बनने में और सॉइल हमारे कहाँ काम नहीं आ रही। आप ये मान लीजिए सॉइल जितनी ज़्यादा हमारी प्रिजर्व्ड रहेगी, प्रोडक्टिव रहेगी, उतना ज़्यादा हमारा सर्वाइवल स्टेबल होगा। इसके साथ साथ इसके कुछ फैक्टर्स है, किसके, सॉइल के। आज आपने अगर कहीं देखा है, राजस्थान की मिट्टी कहीं देखी हो, महाराष्ट्र की मिट्टी कहीं देखी हो, गुजरात की मिट्टी कहीं देखी हो, वो सब में आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके रिलीफ पे, वो पहाड़ों पे है, प्लेन्स पे है, कोस्टल प्लेन्स पे है, डेजर्ट पे है, ये सब मैटर करेगा। आसपास अगर नदियां हैं तो उनकी सॉइल कैसे होगी उस पर भी मैटर करेगा। ये मैटर करेगा पेरेंट रॉक पे। अब पेरेंट रॉक का मतलब क्या, देखो पेरेंट्स क्या होते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स होते हैं, अपने बहुत सारे जो फीचर्स है वो उनसे मैच हो रहे हैं। बाल के कलर हो सकते हैं, आईब्रोज हो सकते हैं, आईज हो सकती है, हमारे बोलने के तरीके हो सकते हैं, फेशियल लुक हो सकता है, फेशियल लुक। आप यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई सॉइल है, अगर वो बिलोंग करती है इग्नियस रॉक से आई है, तो उसका पेरेंट रॉक इग्नियस रॉक हो गया कि नहीं हो गया। उसके जो फीचर्स डिपेंड करेंगे नहीं रखेंगे। इसके साथ साथ कैसा क्लाइमेट होता है उस एरिया में, वो सॉइल पे डिपेंड करेगा, सॉइल वैसी होगी। इसके साथ साथ वेजिटेशन, वहाँ हरे भरे है या नहीं है, पेड़ पौधे है नहीं, उस पर भी डिपेंड करेगा। लाइफ वहाँ पे कैसे रहती है, टाइम कितना हो चुका है, टेम्परेचर, वाटर या कोई भी डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी। देखिए ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है या फिर इनमें से कौन कौन से फैक्टर हैं। अब आपको हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन टिक करने पड़ जाएं, तो अगर आपने एक बार पढ़े होंगे तो आप कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो सॉइल्स को कुछ क्लासिफाई कर रहा है। अब हमें जो पढ़नी है मेन वो 3 टाइप है, और इसके बाद जो 3 है वो थोड़े से नॉर्मल से ऐसे हैं शेड्यूल जो आप याद कर सकते हैं। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड, एक छोटी सी इमेज है हमारे एनसीईआरटी में, इस इमेज को एक बार आप जरूर देख लें। देखिए इस इमेज को रादर देन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप कोशिश करें बॉटम टू टॉप जाने की। क्यों बताता हूं। देखिए वेदरिंग एक फिनोमिना है। वेदरिंग क्या है, एक फिनोमिना है। अब कैसा फिनोमिना है सर, वेदरिंग क्या होता है नहीं पता। देखिए सॉइल बनती है पत्थर के टूटने से। आज आप जितनी भी मिट्टियां देख रहे हैं अपने आसपास, कितनी भी, आपको मन हो तो आप बाहर जाके उस मिट्टी को हाथ में लेना और उसको छोड़ देना, आपको दिखेगा मिट्टी नीचे धीरे धीरे गिरती रहेगी। अब आपको सिर्फ ये याद करना है कि सर ने हमें कुछ एक फिनोमिना बताया, वेदरिंग। देखिए वेदरिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जो पत्थर है वो कंटिन्यूस एक्सपैंड और कंट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, जब कंटिन्यूस वेदरिंग होगी, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होगा, कभी ना कभी कोई मॉइस्चर या वाटर ड्रॉपलेट जब उसमें गिरेगी उससे वो टूटेगा। अब यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है n नंबर ऑफ टाइम, तब जाके आपको इतनी फाइन सॉइल मिलती है। तो अब समझ में आ रहा है सॉइल क्यों बचानी है। अब इसी के साथ इसके कुछ लेयर्स हैं। अब देखो नीचे ही नीचे जो लेयर है वो है अनवेदर्ड। अनवेदर्ड मतलब यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, इस पेरेंट बेड रॉक पे कोई एक्टिविटी नहीं है। अब धीरे धीरे आप देखो इनके पार्टिकल्स कितने बड़े हैं। अब उसके ऊपर देखो थोड़े से फाइन हुए, फिर और ऊपर जाओगे तो आपको लगेगा और फाइन हो गए सर। तो यहाँ पे सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक, यहाँ पे थोड़ी बहुत वेदरिंग आपको देखने को मिलेगी। और उसके ऊपर जाएंगे तो सब सॉइल, जो टॉप सॉइल का लेयर है सब सॉइल, ये वेदर्ड रॉक्स एंड सैंड, क्ले, सिल्ट, यहाँ पे आपको पत्थर मिलेंगे, मिट्टी मिलेगी, क्ले मिलेगी, मतलब जो चिकनी मिट्टी है। और उसके ऊपर टॉप सॉइल जो अपन यूज करते हैं हमारे एग्रीकल्चर में, ये हमारे काम आती है। अब अगर आप मानो ये वाली सॉइल लेयर जो है ये अगर चली गई तो आप सोचिए कि हमारी जो ये सॉइल सब सॉइल वेदर्ड रॉक्स जो है या सैंड है या जो सिल्ट क्ले है, इसको यूज करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हो सकता है आप इसी डायग्राम को अपने आंसर में यूज कर लें जब भी आपको सॉइल फॉर्मेशन बोला जाए। जब आपसे पूछा जाए सॉइल फॉर्मेशन समझाओ तो आप इस इमेज को जब याद रखोगे तो आपके दिमाग में रहेगा सर ये तो टॉप सॉइल होती है, एक सब सॉइल होती है, एक सबस्ट्रेटम होता है, लास्ट में अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, खत्म। इन्हीं के पॉइंट को यूज कर लो। जैसे मान लो द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज टॉप सॉइल, वी यूज इट फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, बहुत है। Below that we find subsoil weathered rocks in which sand and clay are found. Then below that substratum weathered parent rock material is present. At the bottom unweathered parent bed rock is found. ऐसे ही आपको लिखना है। अब हमारे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट
एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल के फीचर्स हम देखेंगे। लेट्स प्रोसीड विद द एलुवियल सॉइल। देखिए हमने सॉइल को क्लासिफाई किया है 6 कैटेगरीज में। अब ये 6 कैटेगरीज जो हैं वो ये हैं। एलुवियल सॉइल देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपने बहुत बार पढ़ा है, सबसे फर्टाइल सॉइल होती है ये। अब फर्टाइल सॉइल अगर है ये एलुवियल सॉइल, तो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एलुवियल सॉइल एकदम फर्टाइल होती है, ये हमें पढ़ना है। और देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एलुवियल सॉइल को अपने आप में अलग बनाता है। अब वही 1-2 पॉइंट अगर आपने याद कर लिए, आपके एमसीक्यूज आंख बंद करके सही होंगे, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सीबीएसई बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अब पूछेगा कैसे, मान लो उसने एक क्वेश्चन दिया कि 1, 2 और ये 3 फीचर बता दिया आपको, और ये किस सॉइल के बारे में बात कर रहा है ये आइडेंटिफाई करो। तो आपको क्या करना है, ए और बी जो ऑप्शन दिया होगा या सी दिया होगा, डी होगा, इनमें से सिर्फ टिक करना होता है भाई वो ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, कौन सी है। तो हम ये कोशिश करेंगे इनके फीचर्स पढ़ने की। तो हम चलते हैं सबसे पहले एलुवियल सॉइल की। जब हम बात करें तो देखिए हमने बहुत बार सुना है कि जो हमारे प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, वहां पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब वहां पे पाई जाती है इसका मतलब इन्होंने प्लेन्स बनाए हैं, और रिवर्स के साथ अगर ट्रैवल करके आ रही है, दैट मीन्स दे हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम हिमालयाज, एंड वी मस्ट एडमिट कि हिमालयाज सबसे यंग फोल्ड माउंटेन है। अब अगर यंग फोल्ड माउंटेन है तो जो मिट्टी या पत्थर से बने, मिट्टी से तो नहीं, जो रॉक से वो बने हुए हैं वो सबसे नए हैं। रॉक नए हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स नए होंगे, तो वहां से जो भी पत्थर टूट टूट के मिट्टी में बन के फॉर्म में जब वो आ रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो सबसे फर्टाइल लैंड बनाते हैं। तभी आपने सुना होगा यूपी बिहार के अंदर सबसे ज्यादा आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। एलुवियल सॉइल की सबसे अच्छी बात यह है, कुछ भी उगा लो, शुगर केन उगा लो, वीट उगा लो, राइस उगा लो, कोई दिक्कत नहीं, सब पॉसिबल है। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है, सबसे पहले मान लो आपको एलुवियल सॉइल से ही क्वेश्चन पूछ लिया 5 नंबर का, तो आप अपना आंसर आंख बंद करके लिखो, एलुवियल सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड आर द मोस्ट फर्टाइल। इंट्रोडक्शन सही है। देन यू मे राइट एलुवियल सॉइल आर डिपॉजिटेड थ्रू हिमालयन रिवर सिस्टम। अब आप चाहें तो स्पेसिफिक हो सकते हैं, गंगा लिखें, इंडस लिखें, ब्रह्मपुत्र लिखें, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हिमालयन रिवर सिस्टम जो है उनका देन है ये हमारी एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल के 2 पार्ट होते हैं, एक ओल्ड होता है, एक न्यू होता है। अब देखो नाम में पता है, ओल्ड मतलब बहुत पहले जो एलुवियल सॉइल आई उसका नाम अपन ने भांगर रख रखा है, और जो न्यू है वो है खादर। तो आप इन दोनों नामों को याद कर सकते हैं, खादर एंड भांगर। अगर आपको लग रहा है कि सर ये कंफ्यूजिंग है और कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में इधर उधर लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। जो बी है, थोड़े से बूढ़े लोग जो होते हैं वो ओल्ड होते हैं, तो यहाँ से ऐसे रिलेट कर सकते हो, भांगर ओल्ड होता है, खादर न्यू होता है। अब देखिए जो इसका 4th पॉइंट है वो सबसे यूनिक और अपने आप में अलग बनाता है। आपको याद रखना है कि जो एलुवियल सॉइल है वो पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम रखता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आइडेंटिफाई दिस सॉइल और उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड, लाइम और पोटाश होता है, आपको आंख बंद करके टिक कर देना है। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि बाकी सॉइल के अंदर आपको एनसीईआरटी में इनमें से फीचर नहीं दे रखा है। तो आपको अगर दिख रहा है कि इसके अंदर लाइम और फॉस्फोरिक और पोटाश तीनों है तो एलुवियल सॉइल है। इसके साथ साथ आप चाहें तो 4था पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पे शुगर केन, पैडी का मतलब चावल होता है, राइस होता है, वीट, सीरियल्स, ये सब ग्रो किए जाते हैं, पल्सेस भी ग्रो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में यहाँ ये सॉइल अगर फर्टाइल ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा होंगे, फर्टाइल ज़्यादा है तो लोग खेती भी ज़्यादा करेंगे, ये बात भी आप लिख सकते हैं। आप एक एडिशनल पॉइंट बता सकते हैं, अगर एलुवियल सॉइल कहीं ड्राई एरियाज में फाउंड होती है, वहाँ पे पाई जाती है, तो हम क्या उसको ट्रीट कर सकते हैं? यस, हम चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन के साथ। अब इतने पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए तो इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आंसर्स को इसी पॉइंट वाइज या इसी पैटर्न में अगर लिखेंगे देन यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स, अगर कोई गलती ना करे तो। अब यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आए गए हैं, तो आप एक बार देख लें एनसीईआरटी में जो इमेज है वो कैसी दिख रही है। अब एलुवियल सॉइल के ऊपर आप चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, आज का आपका होमवर्क है, कोशिश करें राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलुवियल सॉइल। अगर आप नहीं लिख पाते हैं और आपको फिर भी कोई क्वेरी रहता है देन वी विल डिस्कस इट अगेन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सॉइल, ये है ब्लैक सॉइल। अब देखो ब्लैक सॉइल की फोटो आप देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब अगर आपको कोई सीधा बोल दे कि भाई ऐसी सॉइल जिसके अंदर क्रैक डेवलप होते हैं, क्या टिक करोगे? ब्लैक सॉइल करेंगे सर।
ओके, अब ये क्रैक डेवलप होने से कोई फायदा है क्या? यहाँ पे जो आपको गैप दिख रहा है इसमें क्या फायदा हो रहा है? यहाँ पे फायदा ये हो रहा है कि मिट्टी के अंदर हवा जा रही है। अब हवा जाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एरिएशन बोला जाता है सर। एरिएशन से क्या होता है? मिट्टी में जब हवा अच्छे से जाएगी तो ये कहते हैं ना कि इनको आराम से अंदर जो न्यूट्रिएंट्स सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो प्लांट्स है वो इजीली कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये दो फीचर तो आपको याद रहेंगे सर, इस मिट्टी में एरिएशन होता है और क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, दो तो हो गए याद। अब नाम में ही ब्लैक लिखा है तो ब्लैक है तो ब्लैक सॉइल लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल भी जानी जाती है ये, तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर कॉटन बढ़िया होता है? बिल्कुल। तो ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए जानी जाती है, तो यहाँ से भी याद रह जाएगा कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर कॉटन उग जाए तो वो कौन सी है? ब्लैक सॉइल है। इसका दूसरा नाम रिगर सॉइल भी है, ये भी एक नाम है इसका। आप चाहें तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं इस पॉइंट को। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो स्टेट याद रखने हैं आपको। ये कॉटन प्रोड्यूस के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं और ब्लैक सॉइल यहीं पे है। तो दो क्वेश्चन याद हो गए भाई। कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? महाराष्ट्र। कौन सी सॉइल पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है। याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब सर ये क्या होता है? ये मिट्टी अपने आप में सबसे ज़्यादा समय तक पानी को रोक सकती है। अब आपको लग रहा है सर इससे फायदा क्या होगा? मान लो आपने किसी मिट्टी में पानी पोर किया, अब अगर वो मिट्टी ज़्यादा समय तक पानी को अगर होल्ड करके रखेगी तो इससे फ़ायदा ये होगा कि रूट्स को पानी की कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहेगी, बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। किसान अगर एक बार पानी दे देता है तो वो टेंशन फ्री हो जाता है कि उसको पता है कि पानी जितनी जल्दी नीचे जाएगा नहीं। अगर आप किसी एरिड सॉइल में पानी डालोगे तो तुरंत वो पानी सूख जाएगा और नीचे चला जाएगा। इसी वजह से आप लोग देखेंगे जो वेस्टर्न इंडिया है यहाँ पे ज़्यादा पानी यूज़ करने की कोशिश करते हैं फार्मर्स और बार बार वाटर देना पड़ता है, जिसकी वजह से कंजम्पशन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे हमने एलुवियल सॉइल के अंदर पोटाश, लाइम, फॉस्फोरिक एसिड देखा कंटेंट, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ मिलेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो अलग दिख रहा है वो आपको ये तो कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है, चलो कोई नहीं है तो आप कर लेंगे आराम से। एक मैग्नीशियम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ सिमिलर दिखा आपको। यही सेम आपने एलुवियल सॉइल में भी देखा था, आपको याद हो तो, और लाइम भी देखा था। तो सर फिर अलग क्या है? यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का नाम नहीं है। अब आपको इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बोल देंगे कि एक सॉइल है जो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर उसका एब्सेंस है उस सॉइल के अंदर, तो आप आराम से टिक कर दो ब्लैक सॉइल है सर। याद आ गया, क्योंकि एलुवियल सॉइल के अंदर तो फॉस्फोरिक एसिड, लाइम और पोटाश तीनों था, लेकिन ब्लैक सॉइल के अंदर फॉस्फोरिक कंटेंट कम होते हैं, ये याद रखना। तो ब्लैक सॉइल को अलग क्या बनाता है? ब्लैक सॉइल को बनाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसके अंदर क्रैक्स डेवलप होते हैं, एरिएशन होता है, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। महाराष्ट्र गुजरात में होता है, कॉटन के लिए यूज़ होता है, पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट है। लास्ट में डेवलप क्रैक्स ये अपन कर चुके हैं। एक ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला अपना, ये जो पॉइंट है ये अपने आप में बताता है कि आपको जैसे ही खेती करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि आप तुरंत उसको यूज़ करें अपने ट्रैक्टर्स को या जो भी मशीन यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया तो हो सकता है कि आपकी वो जो खेती करना चाहते हैं वो ना हो पाए, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फार्मर्स के लिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सॉइल, ये है लेटराइट सॉइल। देखिए लेटराइट सॉइल आपको जनरली जो प्लेटू रीजन है या पहाड़ वाला रीजन है वहीं देखने को मिलती है। तो आप लेटराइट सॉइल की जो इमेज है एक बार वो देख लें। अब देखिए जो लेटराइट सॉइल है उसका नाम ही जो लैटिन वर्ड है लेटर उससे है, जिसका मतलब है ब्रिक, मतलब ईंट। तो इसका मतलब आप क्या ऐसे ईंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर। अब इसके अंदर जो आपको याद रखना है वो है इंटेंस लीचिंग। जहां भी क्वेश्चन में ये नाम दिख जाए इंटेंस लीचिंग, आपको टिक क्या करना है? लेटराइट सॉइल ही करना है। अब लीचिंग का मतलब होता है जब बारिश ज़्यादा हो जाए या कोई पानी का फ्लो हो रहा है तो पानी अपने साथ सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके बाहर ले जाता है और उस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं कम। तो यहाँ पे इसी से हमारा अगला पॉइंट बनता है कि सर तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये जो सॉइल है ये डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, हाँ या ना? इसके साथ साथ इसका पीएच कैसा है? एसिडिक है, 6 के आसपास मान लो। फिर कौन से स्टेट में है सर? महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आप और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूजफुल इन ग्रोइंग टी, अब देखो टी याद रखना है आपको, इसका मतलब आसाम और में होती होगी, बिल्कुल होती होगी। कॉफ़ी भी याद रखना है,
कॉफ़ी आपको आसाम में नहीं मिलेगी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स में ही है, कुछ गलत मत कर देना। इसके साथ साथ रेड लेटराइट सॉइल भी एक टाइप है इसका, जो आपको जनरली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में मिलेगा। और सबसे ज़्यादा सूटेबल किसके लिए है? कैशू के लिए, काजू के लिए। आप इसी पॉइंट्स को यूज़ करके अपना आंसर भी लिख सकते हैं। याद रखना, इंटेंस लीचिंग। अभी दोबारा देखते हैं, एलुवियल सॉइल में अपन ने पढ़ा था फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, पोटाश। ब्लैक सॉइल में हमने क्या पढ़ा था? पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, और इसके अंदर क्या है? इंटेंस लीचिंग। ये 3 सॉइल मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछने लग गए हैं अब सीबीएसई क्वेश्चन कोशिश करता है कि इसके 3-4 प्रॉपर्टी दी जाए किसी सॉइल की, और नीचे 4 नाम दिए जाएं, एलुवियल, ब्लैक, लेटराइट और एरिड। इनमें से कोई भी एक टिक करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू दी फीचर्स गिवन इन दी क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टू दी नेक्स्ट सॉइल, रेड एंड येलो। देखो नाम में लिखा है रेड एंड येलो, अब रेड क्यों हो रही है सॉइल? हो सकता है सर आयरन प्रेजेंट हो, बिल्कुल सही है, तो फिर वो येलो क्यों दिखने लग जाती है? हो सकता है सर उसी मिट्टी को अगर आप पानी में रखो या पानी ज़्यादा मिल रहा हो तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगी तो वो येलो दिखेगी। तो यहाँ पे ये एक बेसिक सा आइडिया याद रखना है। इसके साथ साथ जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, अब आपने रॉक साइकिल पढ़ी होगी, इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक्स आते हैं। तो ये आपको जनरली जो सॉइल है मिलेगी लो रेनफॉल एरियाज में, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलेगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। इसका जो कलर है रेडिश है क्योंकि आयरन प्रेजेंट है। कौन सा कलर है? रेडिश और आयरन, ये आप याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये येलो कब दिखती है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगी। अब देखो रेड एंड येलो में जब आपसे फीचर पूछे जाएं तो आप बता दें सीधा, सर इग्नियस रॉक्स में पाई जाती है, ये उन एरियाज में होती है जहाँ लो रेनफॉल होता है। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू में मिल जाएंगे आपको। कुछ स्टेट्स के नाम लिख दिया आपने। आयरन का प्रेजेंस है, ये मेन पॉइंट है, चाहे तो पहले लिख दें, लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप चाहे तो बता सकते हैं इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। ये हमारे कुछ टॉपिक हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो एरिड सॉइल है, अब देखो एरिड सॉइल आपको पाई जाएगी सूखी जगहों पे, सूखी जगह इन द सेंस जहाँ पे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हार्श मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो इसका जो कलर है वो रेड टू ब्राउन होगा, तो ये याद रखना है आपको। एरिड सॉइल का जो कलर है रेड टू ब्राउन है। इसका जो टेक्सचर है वो सैंड, मिट्टी जैसा होता है, जब मिट्टी है तो मिट्टी जैसा ही होगा। सलाइन इन नेचर, मतलब आप ये समझ सकते हैं इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है। अब अगर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा तो आप समझ जाएं, जैसे दिख रही है बजरी जैसी तो दिख रही है, सैंडी की बात हुई अभी, और इसके साथ इसमें नमक भी है, तो क्या सर हम इसे नमक बना सकते हैं? बिल्कुल। आप अगर पानी को इवापोरेट कर दोगे तो नमक ही तो बचेगा। इसका मतलब क्या सर? सारी जो भी नमक प्रोडक्शन हो रहा है वो एरिड सॉइल से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ जाएं कि जो इस मिट्टी का लोअर होराइजन, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर कंकर है, और इंक्रीजिंग कंटेंट ऑफ कैल्शियम मान सकते हैं इनकी वजह से, कंकर की वजह से। अब यही कंकर होते हैं जो नीचे जाके पानी को रोकते हैं, वो पानी नीचे जाने ही नहीं देते, तो इसीलिए वाटर टेबल रिचार्ज हो ही नहीं पाती। लेकिन बहुत सारे प्रॉपर इरिगेशन करने के बाद ये सॉइल में आप खेती भी कर सकते हैं। अब बहुत सारा मतलब पानी चाहिए होता है खेती करने के लिए, इसीलिए आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर वाटर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट लेट्स गो टू दी फॉरेस्ट सॉइल। नाम में दिख रहा है सर जंगल में जो मिट्टी होती है उसकी बात हो रही है, बिल्कुल यस। ये आपको हिली और माउंटेनियस एरियाज में मिलती है जहाँ पे बहुत ही बढ़िया बारिश आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारे ये लोमी, सिल्टी वैली साइड्स है और कोर्स ग्रेन है, मतलब मोटी मिट्टी मान लें या दानेदार मिट्टी मान लें, उसकी बात कर रहा है। ये आपको जनरली स्नो कवर्ड एरियाज जो हिमालयाज के हैं वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। एसिडिक पीएच के साथ इसका जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो थोड़ा कम होता है। देखिए द सॉइल इज फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। अभी बता रहे जहाँ पे ये फॉरेस्ट सॉइल अगर एलुवियल साइड पाई जाती है तो बहुत ही फर्टाइल होती है। तो यहाँ पे आपको देखो जो मेन सॉइल है वो एलुवियल, ब्लैक और लेटराइट ही है। फॉरेस्ट, एरिड और ये जो रेड एंड येलो है, इनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े से कम है फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कंटेंट उनमें ज़्यादा है। ये नॉर्मल आपको सिर्फ पता होना चाहिए। अब हमारा जो सबसे करंट का टॉपिक है, करंट इन द सेंस सॉइल इरोजन आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है कि ये बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, हम कैसे इसको रोकें, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। हमें पता है सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम अगर उसको खराब होने दे रहे हैं, इरोजन होने दे रहे हैं, तो हमें ही नुकसान है। अब यहाँ पे सॉइल इरोजन होता क्या? अगर आप इस वर्ड को समझें, इरोजन, इरोड होना मतलब मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसका मूवमेंट होना है? सर सॉइल का होना है, बिल्कुल सही है।
अब मूवमेंट क्यों होता है सर? हवा की वजह से हो सकता है, पानी की वजह से हो सकता है कुछ और रीजन भी हो, ह्यूमन एक्टिविटीज मान लीजिए, एनिमल्स मान लीजिए। तो आपको याद रखना है, जब कोई मिट्टी का ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर होता है, इसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है। यहाँ पे वर्ड यूज किया था, डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज द सॉइल इरोजन। डेनुडेशन को देखो, बिखरना भी होता है या टूटना या फिर मूवमेंट मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आपसे पूछेंगे तो यू हैव टू डिफाइन कि भाई सॉइल इरोजन अपने आप में क्या है और इसके रीजंस क्या है, और इसके बाद जो अलग टॉपिक है वो है हम सॉइल को बचा कैसे सकते हैं। तो अगर हमें रीजंस पता होंगे कि भाई खराब क्यों हो रहे हैं तभी तो बताओगे सजेशन। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि सॉइल इरोजन हो क्यों रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज रीजन है सर, एक बहुत बड़ी ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन दे रखा है यहाँ पे देखो। फिर है ओवर ग्रेजिंग, डिस्कस किया था हमने लैंड डिग्रेडेशन में। कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था, माइनिंग डिस्कस की थी। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। तो क्या सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज है, नेचुरल कुछ नहीं? बिल्कुल नेचुरल भी है। विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यूज के अंदर कि इनमें से कौन सा नेचुरल कॉज है सॉइल इरोजन का। तो हो सकता है कि आपको डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और फिर विंड दे दें, तो आप विंड को टिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। देखिए सॉइल इरोजन है, इसके जो 3 टाइप है, एक तो गली इरोजन है, शीट इरोजन है, इसके साथ साथ विंड इरोजन है। तो अगर हम गली इरोजन को देखें तो देखो यहाँ पे इमेज देखो आपको यहाँ पे कुछ गलीज दिख रही होंगी ऐसे। अब इनमें होता क्या है, ये अगर ऐसे एरिया बन जाते हैं खेतों के अंदर तो ये जो लैंड को खराब कर देते हैं एकदम, मतलब आप इसको भी यूज नहीं कर सकते, या तो आपको कहीं और से मिट्टी ला के इसको लेवल करना पड़ेगा सबको, तब जाके आप खेती करो। तो यहाँ पे देखो, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गुलीज, द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। अगर आपसे कोई पूछे कि बैड लैंड क्या है, सर बैड लैंड वो है जो कल्टिवेशन नहीं कर सकते। अभी बैड लैंड क्यों बना है? रीजन हो सकता है रनिंग वाटर हो सकता है। इसी बैड लैंड को चंबल बेसिन के अंदर रवाइंस कहा गया है। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना सॉइल इरोजन से ही पूछा है। किस टॉपिक से पूछा है? सॉइल इरोजन, रवाइंस कहा गया। अब इसका मतलब सर हमारा पहला टाइप तो गली इरोजन हो गया कि जिससे पानी जो है वो गलीज, डीप वैलीज कट कर देता है, और ये गलीज के नाम से जाना जाता है, गली इरोजन। तो ये लैंड को बैड बना देता है फॉर कल्टिवेशन। पहला टाइप ये है। दूसरा टाइप देखते हैं, यहीं पे देखो शीट इरोजन क्या होता है, जब एक शीट ओवर लार्ज एरिया वॉशिंग डाउन, ये होता है शीट इरोजन। पूरा टॉप सॉइल जो है वो वॉश अवे हो जाए। ये देखो, ये टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे इन दिस टाइप ऑफ शीट इरोजन। देन अनदर वी हैव विंड इरोजन। यहाँ पे याद रखना, जब विंड बहुत हाई स्पीड पे ब्लो करती है तो अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को भी कैरी करती है, और इसी से विंड इरोजन होता है। कितने टाइप होते हैं? गली इरोजन है सर एक, तो एक शीट इरोजन है, एक विंड इरोजन है। इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर भी हैं। देखो 3 टाइप्स ऑफ इरोजन के बाद आप चाहें तो उसको टाइप्स में लिख दें या रीजन लिख दें, या आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सर अगर आप गलत तरीके से खेती करोगे, ट्रैक्टर को ढंग से यूज ना करके जो प्लो है उसको बहुत डीप तक लैंड में अगर लेके जाओगे, तो जो सॉइल ऊपर नहीं आनी चाहिए थी वो भी आ जाएगी, फिर वो भी लूज हो जाएगी और वो भी वॉश आउट हो सकती है। तो अगर आपके तरीके गलत हैं फार्मिंग करने के, तो भी सॉइल इरोजन होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ अगर आप पहाड़ों पे गलत तरीके से प्लोइंग करते हैं, जैसे मान लो ये पहाड़ है, अगर इसी स्लोप में आप अपसाइड डाउन, ये डाउन हो गया, और ऐसे अगर प्लो करोगे तो चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन मैक्सिमम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो रीजन देखे, आप बता सकते हैं कि सर पहला टाइप गली इरोजन है, दूसरा विंड है, फिर शीट है, फिर डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड है, फिर प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे। तो ये सब कुछ कारण है। सॉइल इरोजन क्या होता है सर? वॉशिंग ऑफ सॉइल या मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज सॉइल इरोजन। इसके साथ साथ इसके रीजंस हमने देखे। अब हमारा जो अगला पहलू है, आपको जब इतने सारे रीजन पता चल चुके हैं तो आप क्या सजेशन देंगे, क्या करना चाहिए लोगों को जिससे सॉइल बचे? अब यही क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर आप चाहें तो जो प्लोइंग गलत कर रहे हैं उसको सही करो। आप पहाड़ों के अंदर अगर मान लो ऐसे पहाड़ है तो उसके अंदर अपसाइड डाउन क्यों कर रहे हो सर? पूरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है वो बनाओ, ताकि लैंड का जो सॉइल इरोजन है वो रुका जा सके। इसके साथ साथ सर टेरेस कल्टीवेशन करो, क्या दिक्कत है?
अगर टेरेस कल्टीवेशन करोगे तो जो पानी है वो धीरे धीरे आएगा और जो मिट्टी है वहीं रुकी रहेगी। लार्ज फील्ड को आप स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दो, अलग अलग बीच में आप पेड़ पौधे लगा दो या घास लगा दो, जिससे जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हो सर, ये भी सजेशन है, स्ट्रिप्स बना दो। मान लो एक बड़े बड़े खेत है, उनमें लंबी लंबी स्ट्रिप लगा दिया आपने, बीच में कोई और पौधे उगा दिए, कुछ और कर दिया। इसके साथ साथ लंबे लंबे पेड़ उगा सकते हैं आप लाइन से, शेल्टर बेल्ट जिनको कहा गया है। आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि सर हमारे जो फार्मिंग मेथड्स हैं उनको करेक्ट करो। तो यही हमारे टॉपिक्स है आज के, आपके होमवर्क यही है। सबसे पहले मैंने आपको दिया था अलुवियल सॉइल का, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अलुवियल सॉइल। दूसरा मैं आपको देता हूं कि सॉइल इरोजन के टाइप्स एंड मेजर्स टू करेक्ट सॉइल इरोजन आपको करना है, ठीक है। तो आप प्लीज इन 2 क्वेश्चंस को घर पे करके लाएं। आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ यहाँ पे पिक्चर्स लगाई है एट द एंड, यहाँ पे देख लीजिए। आपको यहाँ पे जो बीच में दिख रहे हैं, खेतों के बीच में पेड़ लगा रखे हैं, ये ही आप समझ सकते हैं शेल्टर बेल्ट्स है। या मान लो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉन्टोर प्लोइंग क्या होता है, स्लोप अगर ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको सर खेती करनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, पानी की जो फ्लो होगा रुकते रुकते जाएगा। यहाँ पे देखो आपको स्ट्रिप्स दिख रही हैं अलग अलग, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे कॉर्न है, यहाँ पे ओट्स है, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रिप्स है, अलग अलग स्ट्रिप लगा दी। शेल्टर बेल्ट्स दिखे गए आपको, यहाँ पे कुछ और भी सजेशन दे रखे हैं, तो आप अपने आंसर में इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। I hope students the topic is, I understand, is quite boring and not so helpful in your exam, but आप अगर एक बार इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लें तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I request each one of you to try to attempt the questions. Today's homework is, what are the reasons for soil erosion and what suggestions would you suggest to conserve soil? Okay. Thank you so much everyone. Students, I thank you all. Do subscribe the channel to get the latest update from our end. Now signing off. Thank you so much.